अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र और नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मुसलमानों को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में एक क़ानून नाफिज होने वाला है, बल्कि नाफिज हो गया है। उसमें यह है कि किसी भी घर में 2 लाख से ज़्यादा नकद आपके पास नहीं होने चाहिए और 20 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन एक साल में नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो पैन कार्ड आपको पेश करना है। इसके अलावा एक और एक क़ानून बनाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आप किसी से भी, अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बेटा, बेटी, बावा, किससे भी 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश लोन आप नहीं ले सकते। शायद यही अच्छे दिन हैं। सोने के ऊपर तो काफ़ी पहले से पाबंदी लगाई गई है कि आपको जब भी सोना ख़रीदेंगे तो पैन कार्ड पेश करना है। शायद इसीलिए ऐसा लग रहा कि हिंदुस्तान से तकरीबन 8 लाख मुतमव्विल तबके के लोग हिंदुस्तान से खैराबाद करके चले जा रहे हैं। अगरचे कि लोग ये कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, लेकिन पैसे वाले लोग हिंदुस्तान से भागते चले जा रहे हैं। शायद इसी वजह से कि वो अब हुकूमत की जो पाबंदी है, हुकूमत के शिकंजे से बचने के लिए शायद हिंदुस्तान से भागते चले जा रहे हैं। अब ये पैसे जब आप कैश नहीं रखेंगे, 2 लाख से ज़्यादा कैश नहीं रखेंगे या 20 लाख से ज़्यादा आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना है, तो ये पैसे कहाँ रखना है? पैसे हिंदुस्तान की हुकूमत ये कहती है कि ये पैसे आपके बैंक में रहने चाहिए। और बैंक से पैसा कहाँ जा रहा है? कोई नीरव के नाम पे लेके चले जा रहा है, तो कोई मोदी के नाम पे लेके जा रहा है, कोई अंबानी के नाम पे जा रहा है, तो कोई अडानी के नाम पे जा रहा है। बहरहाल ऐसे चीज़ होते चले जा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ये भी कहा जा रहा है कि 2047 में हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम, मतलब एक आदमी की जो तनख्वाह होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन फिल वक्त के हालात अगर देखेंगे तो क्या है, वो आज हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम $2,000 सालाना है, या 1,40,000 रुपये सालाना एक आदमी औसतन कमाता है। यही चीज़ अगर देखेंगे 2047 का जो फिगर है, जैसा 15 लाख रुपए का फिगर था, वैसा हुकूमत अब ये कह रही है कि जो प्रोजेक्शंस है हिंदुस्तान के तरक्की होने के, उसमें ये कहा जा रहा है कि 2047 में, मतलब हिंदुस्तान के 75 साल तो अब हो गए हैं, लेकिन 100 साल जब होंगे हिंदुस्तान की आज़ादी के, उस वक्त हर हिंदुस्तानी की आमदनी तकरीबन $10,000 रहेगी, जो कि 7 लाख या 8 लाख या पता नहीं उस वक्त डॉलर की कीमत क्या रहती। वरना वैसा देखेंगे तो 8 साल पहले डॉलर की कीमत 60 रुपये थी, जो अब बढ़कर 80 रुपये हो गई है। तो अब और मज़ीद 25 साल के बाद क्या होने वाला है ये नहीं, ये प्रोजेक्शंस ऐसे हैं जैसा कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में अभी आ गए हैं। किसने कहा था 15 लाख रुपए आने वाले हैं या 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे? वो जब तो खैर अपोजिशन में रहने वाले थे, लेकिन आज सरकार चलाने वाले भी वही लोग हैं जो 15 लाख रुपए देने का वादा किए थे। हिंदुस्तान में अब मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से अगर हिंदुस्तान को देखेंगे तो हिंदुस्तान को की कैटेगरी जो होती है पूरे दुनिया भर के ममालिक में, वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री के हिसाब से होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में पर कैपिटा 1,40,000 रुपये है, या $2,000 के बराबर की बात है। अगर हिंदुस्तान यहाँ से तरक्की करना है, इनकम कंट्री में अगर हिंदुस्तान का शुमार होना है, तो वो पर कैपिटा इनकम $2,000 से बढ़ाकर $6,000 होना है। अब ये भी मुमकिन है, लेकिन मुमकिन उस वक्त है जब आप काम करते हैं। ऐसा नहीं कि 15 लाख आ गए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिए। नारेबाजी अलग चीज़ होती है, काम करने की बात अलग आती है। खैर, वैसे ऐसा है कि इन सब चीज़ों से मुसलमान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हिंदुस्तान को छोड़ के भागने से मुसलमान का ताल्लुक़ है, ना $2,000 या $6,000 से मुसलमान का ताल्लुक़ है। इसलिए कि हम हमारा रास्ता खुद बनाते हैं। मुसलमान एक हिंदुस्तान भर में एक दरिया की तरह रहता है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। प्रॉस्पेरिटी की बात है तो प्रॉस्पेरिटी अब हिंदुस्तान को अगर अगले दर्जे में लेके जाना है, मिडिल इनकम कंट्री अगर बनाना है, तो इसके लिए प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। लेकिन प्रॉस्पेरिटी कैसा होना चाहिए? वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, लंबाड़े जो भी होते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सब की प्रॉस्पेरिटी होना। सब अगर ऊपर बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान की भी
आमदनी बढ़ सकती है। इसके अलावा जो फिलवक़्त जो लोग बेरोज़गार है, जो झंडे हाथ में लेके हर जगह कभी मजहबी नारे लेके फिरें तो कभी सियासी लोगों को जिताने की बात करें, उनको नौकरी मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जो चीज़ आप बजट में पेश करते हैं उसको बाक़तन उस पर अमल आवारी अगर होती है तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि 1990 में तकरीबन 45% हिंदुस्तान की आवाम बिलो पावर्टी लाइन यानी कि गरीब तबके में शुमार होता था। एक बात आम होती है, आप 8 साल से तो बहुत ज़्यादा चल रही है कि कांग्रेस ने क्या किया। तो कांग्रेस ने यही किया कि 45% गरीब आवाम की शरह को कम करके मुल्क को तरक्की देते हुए अब फिलवक़्त हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम में 20% लोग गरीब हैं जो बिलो पावर्टी लाइन के हैं। तो गरीबी को मिटाने में कांग्रेस का जो रोल रहा है उसके ऊपर यकीनन बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन कम से कम 20% पे तो ला के छोड़े हैं गरीबी को। अब 20% को कम करने की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ कान खुश किए हैं और वोट बटोरने का काम किए हैं। अब वोट वाकई में वोट बटोरे हैं या ईवीएम वोट बना के दिया है, वो एक अलग ही मसला है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर वक्त हम पे इल्ज़ाम लगता है, इसलिए कि मैं आगे की जो टॉपिक है उससे पहले ये शेर कहना ज़रूरी समझता हूँ, वरना हर वक्त के हम पे तो इल्ज़ाम ही लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद हैं हम। इस दौर तरक्की ने दिया क्या है, कल भी बर्बाद थे आज भी बर्बाद है। तो यकीनन मुसलमानों के साथ कोई ज़्यादा इंसाफ नहीं हुआ है, इसलिए कि 20 करोड़ मुसलमानों को अगर आप 4000 करोड़ का बजट देते हैं मरकज़ी हुकूमत, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप 20 करोड़ को डिवाइड ही कर लेते हैं, पहले तो 20 करोड़ को 365 दिन के हिसाब से लीजिए और फिर 4200 करोड़ को अगर डिवाइड करते हैं तो कुछ पैसे मिलते हैं मुसलमानों को। जबकि मुसलमान तामीर में, मुसलमान हिंदुस्तान से अपनी अटूट वाबस्तगी हर वक्त सबूत दिया है, लेकिन फिर भी इल्ज़ाम है मुसलमानों पे दहशतगर्द होने का, बम फोड़ने का। मुसलमान हिंदुस्तान भर में बम फोड़ा करते हैं, लेकिन इस हफ्ते जो खबर आई है वो ये है कि यशवंत शिंदे, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नहीं, दूसरे शिंदे हैं ये यशवंत शिंदे नाम के एक आरएसएस तो सिपाही कहती है, लेकिन सिपाही है या टेररिस्ट हैं इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन यशवंत शिंदे अब फिलवक़्त पुलिस की कस्टडी में है, उन पे मुकदमा चल रहा है और इस हफ्ते उन्होंने नांदेड़ कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करते हुए कहा है कि 1999 में यशवंत शिंदे महाराष्ट्र में उनकी मुलाकात, यशवंत शिंदे की मुलाकात इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के प्रमुख हैं, प्रचारक हैं, लीडर हैं, जो भी हैं, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनको चंद ऐसे लड़कों की ज़रूरत है जिनमें जोश और जज्बा भी होना चाहिए और उन्हें आरएसएस की तरफ से मॉडर्न हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बात आई थी। उसके बाद वीएचपी की एक स्टेट लेवल मीटिंग हुई थी, ठाणे महाराष्ट्र में हुई थी। उसमें कुछ लोगों का इंतखाब किया था, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें हिमांशु पंसे नाम के गोवा के वीएचपी के फुल टाइम वर्कर थे, उनका इंतखाब हुआ था या उनका सिलेक्शन हुआ था। उनके साथ साथ 7 और उनके दोस्तों को सेलेक्ट करके जम्मू भेजा गया था और जम्मू में उनकी ट्रेनिंग हुई थी। आर्मी जवानों ने उनको ट्रेनिंग दी थी, इन 8 लोगों को बम बनाने, बम फोड़ने के अलावा जो मॉडर्न बंदूक होते हैं, असला गोला बारूद चलाने में उनको ट्रेनिंग दी गई थी और उनको टारगेट दिया गया था कि आप मुल्क भर में कई जगह पे बम ब्लास्ट करना है। मालेगांव बम ब्लास्ट में गिरफ्तार हुए राकेश ढवाड़े, हिमांशु और उनके 7 जो दोस्त थे उनको ट्रेनिंग के लिए लेके जाते थे और लेके भी आ जाते थे। ट्रेनिंग के बाद इसका रिहर्सल भी हुआ था, एक जंगल में लेके जाके किस तरह बम
फोड़ सकते हैं, किस तरह उसका नुकसान हो सकता है। खैर, बम बनाने की जो रिहर्सल हुआ था, बम बनाकर ज़मीन के अंदर गाड़ कर उसके ऊपर पत्थर रख के फोड़ के धमाका कितना ताकतवर होता है, इसका सब रिहर्सल हुआ था। ये सब कराने के बाद यशवंत शिंदे ने कई बार, जब आंख खुली यशवंत शिंदे की, तो यशवंत शिंदे गए और हिमांशु से, ये यशवंत शिंदे के हलफनामे की बात हो रही है, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, यह हलफनामे की बात हो रही है। उन्होंने हिमांशु से मिलकर, हिमांशु के दोस्तों से मिलकर कई बार ये मना किया कि भाई ये ठीक नहीं है, अगर आप हिंदुस्तान भर में बम फोड़ेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। फिर भी शिंदे की बात बिल्कुल बाजू रखी गई थी, इसलिए कि शिंदे के जो ताल्लुकात हैं, क्यों शिंदे का इंतखाब हुआ था, क्यों सिलेक्शन हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि कई तंजीमें हैं जो हिंदू तंजीमें हैं, चाहे वो श्री राम सेना हो या तपन घोष हो वेस्ट बंगाल के, ऐसे कई लोगों से इनके ताल्लुकात थे। तो ये था कि मास्टर प्लान ये तैयार हुआ था कि हिंदुस्तान भर में बम फोड़े जाने चाहिए। मगर शिंदे जाकर तपन घोष को तो खामोश बिठा लिया वेस्ट बंगाल में, लेकिन हिमांशु और उसके साथियों को वो खामोश नहीं बिठाए। मगर प्रोग्राम तो ये था कि हिंदुस्तान भर में अगर होता तो 500-600 ब्लास्ट कराने की एक ताकत रखता था यशवंत शिंदे, तो उसको इस्तेमाल करने की एक कोशिश थी। लेकिन बहरहाल ये हुआ नहीं, इसलिए कि 2004 में जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, मिलिंद परांडे और ये पूरे जितने लोग थे जो बम फोड़ने के जो एक्सपर्ट थे, वो एकदम अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद से ये पूरा मामला बदल गया। लेकिन कांग्रेस के 5 साल गुजरने के बाद से, या बल्कि कांग्रेस के पहले दौर में ही 2004 से 2009 में, 2008 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता लगातार बम फोड़ने की एक कोशिश शुरू हुई थी। और इस कोशिश में इल्ज़ाम तो यही आया था, चाहे वो मालेगांव हो या कोई और हो, उस पर इल्ज़ाम तो यही आया था कि बम तो फोड़ा मुसलमान, और कांग्रेस की ढील के वजह से ये चीज़ हो रही है। लेकिन ये जितने लोग अंडरग्राउंड थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जब बम फोड़े और 2014 में माहौल पूरा गर्म हो गया कि आप बम फोड़ने में, आप दूसरी चीज़ों में काबू पाने में, मुस्लिम टेररिस्टों पे काबू पाने में या मुस्लिम कौम पे काबू पाने में आप नाकाम हो गए हैं। उसके बाद 2014 में एक साहब आए, 15 लाख देने का वादा था, बहरहाल सब चीज़ बोले, गवर्नमेंट तो उनकी आ गई 2014 में। फिर वक्त अगर देखेंगे 14 से अब तक बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन जितने लोग अंडरग्राउंड थे वो अबव द ग्राउंड आ गए हैं, और हर एतबार से कहीं मॉब लिंचिंग हो या कहीं और चीज़ हो, बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। इसलिए कि बम ब्लास्ट अगर होता है तो फिर हुकूमत की नाअहली सामने आ सकती है। लेकिन हर किस्म की दहशतगर्दी के ऊपर कहीं ना कहीं दहशत फैलाने में, मुसलमानों को डराने में या दलितों को डराने में, ये अभी भी कारफरमा है। और ये कब तक चलने वाला है इसका तो कोई इल्म नहीं है। लेकिन अगरचे के देखेंगे तो अब फिर 2024 में इलेक्शन आने से पहले, इसी हफ्ते फिर ये भी रिपोर्ट इसी हफ्ते आई कि गुजरात में कुछ फिरकावाराना फसाद की एक कोशिश शुरू हुई थी। गुजरात में बड़ी नहीं है, लेकिन कर्नाटका में फिर से कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके वहाँ पर भी जीतने की एक कोशिश हो रही है। लेकिन हो रहा ये कि कौन कर रहे हैं, इसकी ये हलफनामे को मीडिया में तो आना चाहिए था, लेकिन मीडिया चूँकि अभी मीडिया का रोल क्वेश्चनेबल हो गया है बहुत ज़्यादा, तो अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीज़ नहीं आई है। लेकिन ऐसे ऐसे साजिशें तैयार हो रहे हैं हिंदुस्तान में। इल्ज़ाम तो हम पे लग रहा है, लेकिन करने वाला कोई और है। तो ऐसे हलफनामों को एटलीस्ट कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया में हम आम अगर करते हैं तो फिर हम हमारे जो आइडेंटिटी है, हमारी हिब्बुल वतनी है, हमारी वतन से जो मोहब्बत है, इन सब को हम उजागर करने में कामयाब हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये बता सकते हैं कि ये जो मकरू टोला पूरा हिंदुस्तान में फिर रहा है, जिस किस्म से दहशत फैला रहा है, इसके पीछे कौन कारफरमा है, ये बताने में हम कामयाब होना चाहिए। इसलिए कि हर एतबार से, चाहे वो कर्नाटका हो या तेलंगाना हो या कहीं पर भी हो, एक किस्म से फिर से फ़िरक़े वाराना मुनाफरत फैलाने की एक कोशिश हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए सभी को कमर बस्ता होना चाहिए और ये रोकने के लिए हमें काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र में यही 2 बातों पे बात करके अपनी बात को अब ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।